रानू मेरी गहरी सहेली थी। तभी आज मैं आंखें बंद करके उसके पीछे चली जा रही थी, ये जाने बगैर कि वो मुझे किधर और किसके पास लिए जा रही है। वो दोपहर को मेरे घर आई, कहा कि चलो सुल्ताना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है। कहाँ? मैंने पूछा। कहीं तो जाना है, सवाल ना करो, बस चलो। जल्दी है बहुत? कहा कि हाँ, बहुत जल्दी में हूं। मैंने मजीद कोई सवाल ना किया, क्योंकि उसका चेहरा उसके इरादे की चुगली खा रहा था। तमाम कहानी गोया उसकी सूरत पर लिखी हुई थी। रास्ते में मुझसे कोई बात ना की। कदम उठाते हुए वो बेकरारी का शिकार थी, जैसे चलना नहीं बल्कि उड़ जाना चाहती हो। घर की गली से थोड़ा आगे चले थे कि एक नीले रंग की गाड़ी नजर आ गई, जिसमें खूबरू नौजवान स्टीयरिंग पर दोनों बाजू रखे सरापा इंतजार था। रानू ने झटपट गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके साथ फ्रंट सीट पर विराजमान हो गई और मुझे कहा, बैठो। मैंने नाचार उसके हुक्म की तामील की और पिछली नशिस्त पर विराजमान हो गई। अब सिचुएशन ऐसी थी कि उससे किसी सवाल की गुंजाइश न थी। नौजवान ने बगैर कलाम किए गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर तक खामोश रही। मुझे इल्म न था कि हम कहाँ जा रहे हैं। सहेली की खातिर चुप थी। जब गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी तो नौजवान उतर गया और मौत दबाना बोला, आइए कॉफी पी लें। जब हम वहां एक गोशे में बैठ गए तो रानू ने तारुफ कराया, ये मेरी अजीज अज़जान सहेली है। इसने मेरा निकनेम ही बताया, शैरी। जितनी देर हम कॉफी से लुत्फानंदोज होते रहे, खामोशी ही में गुफ्तगू होती रही। यहां पर मेरे अज़खुद बोलने का तो जवाज न था, ताहम उनकी निगाहों में गुफ्तगू जारी थी। कभी कभी वो दोनों इस तरह एक दूसरे की जानिब देखते कि मैं शर्मिंदा सी हो जाती। ये मेरी जिब्रान से पहली मुलाकात थी। उसके बाद जब रानू उससे मिलने जाती, मुझसे इसरार करती थी, तुम भी चलो। मुझे खौफ था कि अगर उसके वालदैन को इल्म हो गया तो मेरी भी शामत आएगी, लेकिन वो मसर हो जाती, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आता सैर करने का, चलो ना, अब इतना भी मत इतराओ। शुरू शुरू में ज्यादातर चुप रहती, उनकी गुफ्तगू में शरीक ना होती। रस्मी सलाम दुआ के बाद खामोशी इख्तियार कर लेती। ताहम कुछ दिनों बाद में उनसे घुल मिल गई। जिब्रान के अपनायत भरे रवैये ने मुझे मजबूर कर दिया कि घुल मिल जाऊं और उनकी दोस्ती का हिस्सा बन जाऊं। पहले मैं रानू को समझाती थी कि ये दोस्ती ठीक नहीं। अब खुद शामिल हुई तो मुझे भी सैरो तफरीह में लुत्फ आने लगा। वो अपने घर वालों को कहती कि शैरी के घर जा रही हूं या उसके साथ जाना है। उसकी अम्मी मुझ पर भरोसा करती थीं, इजाजत दे देती। इस आज़ादी ने उसके जज्बा शौक को हवा दी और मेरे साथ होने से उसको ढारस मिलती गई। तभी हम दोनों दोस्ती की राहों पर चलते चलते दूर निकल आए। मैं जिब्रान की बातों से इतनी महसूस होती थी कि मुझे अब उसका इंतजार रहने लगा। वो मुझ पर इतनी तवज्जो देता कि मैं खुद को उन दोनों के बीच तीसरा वजूद जानकर अजनबी महसूस ना करूं। कभी कभी ये ख्याल आ जाता था कि उन दोनों के बीच तो मोहब्बत का रिश्ता है, मैं खामखा साथ लगी फिरती हूं। जिब्रान भी ये बात समझता था। वो मेरे बोर होने के अंदेशे से मुझे नज़रअंदाज नहीं करता था, जबकि मैं उसकी तवज्जो और बातों से गैर महसूस तरीके पर उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। रानू के मामू डॉक्टर थे और लाहौर में एक बड़े अस्पताल में फराइज अदा करते थे। कुछ दिनों से रानू की वालदा को सांस की तकलीफ रहने लगी थी। तकलीफ बढ़ी तो वो अपने भाई के पास इलाज के लिए लाहौर चली गई। इसरार करके रानू को भी साथ ले गई। ना चाहते हुए भी उसको माँ के हमरा जाना पड़ा। खुदा की कुदरत के वहां रानू की तबीयत नासाज हो गई। उसके मामू ने चेकअप कराया तो पता चला कि रानू के दिल की शरियान का कोई मसला है, जिसका इलाज लंदन में हो सकता है। उसके मामू ने भांजी का इलाज कराने का बेड़ा उठा लिया। वो अपनी वालदा के हमरा चंद दिन के बाद आई और कहा, शैरी, तुम मेरे बाद जिब्रान से मिलती रहना, उसको मेरी कमी महसूस ना हो। उसे ये मत बताना कि मेरे दिल में नक्स है और मैं इलाज के लिए लंदन जा रही हूँ। यही कहना कि लाहौर गई है। मेरी जिंदगी रही तो आकर जिब्रान से मिलूंगी। अभी बताऊंगी तो वो मेरी बीमारी के बारे में परेशान रहेगा। जब सेहतयाब होकर लौटूंगी तो खुद बता दूंगी। वो चली गई और मुझे खूबसूरत फरीजा सौंप गई कि जिब्रान को परेशान मत होने देना, उसको मेरी याद दिलाती रहना। ताहम अब जिब्रान से मुलाकात का कोई जवाज ना था। वो मेरी सहेली की मोहब्बत था। जब वही न थी, मुझे उससे ना मिलना चाहिए था। लेकिन उन्हीं दिनों मैंने शिद्दत से महसूस किया
कि मेरे दिल में जिब्रान के लिए जगह बन चुकी है। उसके बगैर ये जिंदगी मुझे बेकैफ सी लगने लगी थी। ये मैं जानती थी कि मेरी सहेली उस शख्स से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती थी, फिर भी दिल चाहता था कि जिब्रान कहीं किसी दिन मुझे सरेराह ही मिल जाए तो क्या अच्छा हो। मैं आईना देखती तो चेहरा बेरौनक नजर आता। अपनी सूरत देखने को दिल ना चाहता था। कभी खुद का मवाजना रानों से करती तो खुद को ज्यादा खूबसूरत पाती। उसका कद मुझसे छोटा और रंगत सांवली थी। वो जरूर दिलकश नकूश की पुरकशिश लड़की थी, लेकिन मेरी रंगत तो अनार की कली के जैसी थी। जाने क्या बात थी, ये शख्स फिर भी रानों के सिवा किसी और की तरफ देखता तक ना था। दिल से दुआ निकली, कबूल हो गई। एक रोज मैं अम्मी के लिए दवाएं खरीदने घर से निकली। वो मेडिकल स्टोर में मुझे मिल गया। पूछा, क्या लेने आई हो? मैंने बताया, जाहिर है कि यहाँ दवाएं ही मिलती हैं, वही लेनी थी। किसके लिए? अम्मी के लिए। अजब इत्तफाक है, मैं भी अपनी माँ के लिए दवा लेने निकला था। शायद हमारी मुलाकात होना थी। मैं कई दिन से सोच रही थी आप मिलें तो रानों के बारे में बताऊं। हाँ बताओ। दुआ तुम कर रही थी, मैं भी कर रहा था। रानो खैरियत से है, ठीक है। तुम्हारा पूछती रहती है, अक्सर फोन करती है। मुझे उसका नंबर दे दो। उसने कहा, खुद खैरियत मालूम कर लूंगा। उसने मना किया था, नहीं दे सकती। उसके मामू और मामानी फोन उठाते हैं, वो तुमसे बात ना कर सकेगी। उस रोज इन बातों के सिवा कोई और बात ना हो सकी। ताहम उसने मुझे अपनी गाड़ी में घर ड्रॉप कर दिया। उस रोज दिल ही दिल में ये बात आई, ऐ काश रानों की जगह मैं उस शख्स के दिल में होती तो कितना अच्छा था। कभी कभी इंसान बहुत खुदगर्ज हो जाता है। अब मैं भी सोचने लगी, ऐ काश मेरी दोस्त लंदन से कभी ना लौटे और मैं जिब्रान के दिल में उसकी जगह ले लूं। वो मेरी बचपन की सहेली थी, मुझे उससे प्यार था। वो मुझ पर जान देती थी, एतबार करती और अपना कोई राज मुझसे ना छुपाती थी। मगर इंसान का फिर भी क्या एतबार। सच है, अक्लमंद वही होते हैं जो दिल के मामलात में किसी का भी एतबार ना करे। जब रानो थी, रात दिन उसी का ख्याल रहता था। वो नहीं थी तो सोचती थी कि जिब्रान मेरा हो जाए। 2-4 मर्तबा वो मिला, मगर हाले दिल उससे छुपा लिया। जानती थी कि उनका प्यार खरा है, कि ये इस रास्ते नहीं लौट सकते, मगर दिल मानता ना था। रफ्ता रफ्ता मैंने जिब्रान से ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी कि जिनसे वो रानों से बदजन हो जाए। बड़ी मासूमियत से झूठी बातें रानों के बारे में कह जाती। यूं वो अब बाकायदगी से मुझे मिलने लगा, ऐसे ही जैसे वो पहले रानों से मिला करता था। उसे भी उसके बारे में जानने की जुस्तजू हो गई और गैर महसूस तरीके से मैं उसे रानों के खिलाफ करने में लग गई। तभी मैंने नोट किया कि जिब्रान पहले जैसा नहीं रहा, वो काफी बदल गया था। वो अब बुझा बुझा सा रहने लगा था। मैं रानों की तरह उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाती थी, वो मुझसे बातें करता जाता। हम इसी तरह मखसूस रास्तों पर लंबी ड्राइव पर जाते, मगर वो किसी ख्याल में खोया रहता, जैसे वो महज रानों का गम गलत करने को मुझसे मिलता हो। मैंने ये भी उसे झूठ बताया कि रानों की शादी उसके मामूजाद से हो रही है जो लंदन में रहता है। इसी वजह से वो लंदन गई है अपने वालिदैन के साथ, लेकिन हमको बताकर नहीं गई। मुझे भी उसने कहा कि तुमको ना बताऊं। जिब्रान ने मेरी बात का एतबार कर लिया। यूं रानों को बेवफा बताकर मैंने ना सिर्फ उसके जज्बात की दुनिया में जगह बना ली, बल्कि दिल में भी घर कर लिया। मैं समझ रही थी कि जिब्रान का दिल अब मेरी मुट्ठी में है। वक्त के साथ साथ वो आज नहीं तो कल रानों को भुला देगा। अब हालत ये थी कि मैं जिब्रान को कस्में देती थी कि कल जरूर आना, और वो मेरी कस्मों को खामोशी से निभा रहा था। इस कैफियत के दौरान मैंने जानबूझकर मगर अनजान बनते हुए बड़े सलीके से उसको अपनी सहेली के गलत किस्म के किस्से सुनाए। मसलन जब वो 15 साल की थी और हम मैट्रिक में थे, वो मासूम अपने मोहल्ले के लड़के से तवक्को लगा बैठी थी, मगर वो लड़का खराब निकला। मेरी सहेली को दुख देकर चला गया। अच्छा हुआ तुम्हारा साथ उसको मिल गया है तो माजी का गम मिट गया है। गर्ज ऐसी बातें मेरे मुंह से निकलती कि जिब्रान का दिल रानों की तरफ से भेर दे। जानती थी कि जिब्रान एक साफ दिल इंसान है और वो मेरी बातों को ना सिर्फ दिल के कानों से सुनता है बल्कि एतबार भी करता है। ताहम वो अब भी मुझ में इतनी दिलचस्पी ना लेता था जिस कदर के रानों में लेता था। कभी कभी वो इस बात पर भी इतना अफसुर्दा हो जाता था कि पता नहीं रानो उससे मिलकर क्यों नहीं गई, बगैर बताए इतनी दूर चली गई है।
तब मैं कहती उसकी आंखों में लंदन के ख्वाब सज गए थे। जिब्रान, मगर तुम समझोगे नहीं कि वो क्यों तुमको कुछ बताए बगैर चली गई है। एक दिन मैं इसरार करके उसे घर लाई, अम्मी से मिलाया, उन्होंने उससे बातें की। उनको जिब्रान पसंद आया। उन्होंने अब्बू से जिक्र किया कि लड़का तो अच्छा है और हमारी शीरीं के कॉलेज का स्टूडेंट है और अमीर माँ बाप का बेटा है। अब्बू ने कहा कि शीरीं चाहती है तो बात चलाओ। जिब्रान को भी अम्मी का प्यार भरे अंदाज में बातें करना अच्छा लगा था, क्योंकि उसकी वालदा उन्हीं दिनों फौत हो गई थी। वो रकीकुल कल्ब हो रहा था। जब मेरी वालदा मिली, उसने अम्मी को पसंद किया। कहने लगा, ये तो मेरी माँ जैसी ही शफीक और नरम लहजे में बात करने वाली है। अब मेरी और उसकी शादी की राहें हमवार हो गई थी। मेरे घर वाले रजामंद थे और हमारी मुलाकातें भी जारी थी, मगर वो नीम रजामंद था। मैंने जानबूझकर उसको इस कदर करीब कर लिया कि बिलाखिर उसने मेरी खुशी के लिए मुझे अपनाने का फैसला भी कर लिया। एक दिन जिब्रान के वालिद मेरे अब्बू से मिलने आए और मेरे वालिदैन ने रिश्ते की बात चला दी। यूं रिश्ता तय हो गया और हमारा निकाह भी हो गया। मैं दुल्हन बनकर जिब्रान के घर आ गई। मेरी दिली तमन्ना पूरी हो गई। जिब्रान मेरा हो गया। वही नहीं, उसका शानदार घर, जिंदगी की सब आसाइशें। मैं सोच भी न सकती थी कि इतनी खुशकिस्मत रहूंगी। मैं अपनी चाल पर नाजा और कामयाबी पर मसरूर थी। मेरी जिंदगी काबिले रश्क थी, लेकिन जब कभी रानो के बारे में सोचती तो दिल धड़कने लगता था। उसे गए 6 माह होने वाले थे। उसका ऑपरेशन कामयाब रहा था। वो अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी। वो मुझे फोन करती थी, लेकिन मैं अम्मी के घर ना होती। वो कहती कि उसकी शादी हो गई है। अम्मी को मैंने मना किया था कि मेरा नंबर उसको ना देना, उसे मैं सरप्राइज दूंगी। जिब्रान को भी ना बताती थी कि वो फोन करती रहती है। उसने उसे खतूत भी लिखे, लेकिन ये खतूत जिब्रान को मैंने ना दिए कि इसका सवाल ही पैदा ना होता था। अलबत्ता मैं ये जरूर जिब्रान को बताती थी कि उसकी अम्मी से पता चला है लंदन में अपने मामूजाद से उसकी शादी हो गई है। वो अब ना जाने कब आएगी। इस बात से जिब्रान के दिल को तकलीफ पहुंचती थी। वो कहते, शीरीं, खुदारा अब उसका जिक्र मत करो, हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। जब मैं अपने जीवन साथी को अफसुर्दा लबों से ऐसी बातें करते सुनती, मेरा ज़मीर मलामत करता कि मैंने 2 प्यार करने वालों को धोखे में रखा है और अपना घर बसा लिया है। उन दोनों की खुशियों की कातिल हूं। लेकिन फिर अपनी जिंदगी की खुशियां और ऐशो आराम देखती जो ज़मीर की आवाज को दबा लेती थी कि दुनिया में ऐसा होता ही रहता है। मैंने कौन सी अनोखी बात की है? शादी का बंधन मजाक तो ना था। जिब्रान और मैं मियाँ बीवी के रिश्ते से मुंसलिक थे। मैं उन दिनों यही समझ रही थी कि हम प्यार के मजबूत बंधन में बंध गए हैं, अब हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। एक रोज मैके गई तो पता चला कि रानो लंदन से लौट आई है। वो काफी कमजोर हो गई थी, ताहम दिल का नक्श दूर हो गया था। उसे पता चला कि मैं मैके आई हूं तो वो दौड़ी आई। क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी, वो थोड़ी देर बैठकर चली गई। वो मुझसे मिलकर खुश थी, लेकिन मैं अंदर से सहम गई थी। उसको अभी तक ये मालूम न था कि मेरी शादी उसके जिब्रान से हो गई है। अगले दिन जब मैं घर जाने की तैयारी कर रही थी, वो फिर से आ गई। उसी वक्त मुझे लेने जिब्रान भी आ गए। दोनों का आमना सामना हुआ तो मेरी जान ही निकल गई। सारा जिस्म पसीने से शराबूर था। वो जिस वालेहाना अंदाज से मुझसे लिपट कर मिली थी, मैं सख्त खजल हो रही थी और उसका पहला सवाल यही था, अच्छा बताओ जिब्रान कैसा है? तुम मुझसे मिलती थी या नहीं? और अब जिब्रान सामने खड़ा था। उसकी बेकरारी देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस दिल की मरीजा को क्या कहती कि जिसका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने उसको खुश रहने की तलकीन की थी। मैं उसको देखकर निढाल सी हो गई। चेहरे से कुदरती रद्द अमल आया था कि मुझे उसके आने से कोई खुशी ना हुई थी, बल्कि शदीद परेशानी ने घेर लिया था। तभी उसने कहा, क्या बात है शैरी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? और जो मैं छुपा रही थी वो ही अब उसके सामने था। वो हैरत से जिब्रान को देख रही थी। मैंने कहा, रानो क्या देख रही हो? इस घर के दामाद हैं, तभी यहां आए हैं। वो हैरत से जिब्रान को देख रही थी। क्या कह रही हो तुम? हाँ सही कह रही हूं। उनको डर था अगर तुम्हारी वफात की इत्तला मिली, खुदा ना खास्ता, तो ये सदमा ना सह सकेंगे। तभी उन्होंने घबराकर मेरा हाथ थाम लिया
ताकि अगर कोई ऐसी वैसी खबर मिले तो उनको जिंदा रहने का सहारा मिल जाए। मैं दोनों के मुंह पर कैसा बेकार झूठ बोल रही थी। तभी जिब्रान ने मुझे घूरा, ये क्या बकवास है, साफ बात कहो, कितने झूठ बोले हैं तुमने मुझसे अब तक। रानो ने मेरा ठंडा हाथ पकड़ लिया, गोया कि मैं उसके सामने बहकी बहकी बातें दिमाग के खलल की वजह से कर गई थी। वो मुझे दिलासा देने लगी और उसके सामने मैं खुद को हकीर समझने लगी। तभी मैंने कहा, जिब्रान ने मुझसे शादी कर ली है रानो। तुमसे नाउम्मीद होकर ऐसा कहते हुए मैंने गोया उसके एतबार को रेजा रेजा कर दिया था। फिर भी वो मजबूती से मेरे सामने खड़ी थी, एक बुलंद पहाड़ की मानिंद। उसे अपने कानों पर यकीन न आया। बोली, क्यों मजाक करती हो, देखो जिब्रान जरा इस शोख को। तभी मैंने दीवार पर लगी शादी की तस्वीर की तरफ इशारा किया और उसकी उम्मीदों के तमाम चरागों को बुझा दिया। लम्हा भर को वो अपनी पांचों हिस्सों से महरूम, अंधी, बहरी और गूंगी बन गई। फिर बगैर कुछ कहे सुने मेरे घर से चली गई। खुदा जाने लड़खड़ाते कदमों से वो कैसे अपने घर तक पहुंची होगी। उस रोज जिब्रान भी मुझसे कलाम किए बगैर अपने घर वापस चले गए। मुझे एक लफ्ज न कहा तो मैं यही समझी कि क्या कह सकते हैं अब, आखिर तो मैं उनकी बीवी हूं। जरा गुस्सा ठंडा होगा तो आप ही लेने आ जाएंगे। उन्होंने घर जाकर भी फोन ना किया तो मैं परेशान हो गई। मैंने सुसर साहब को फोन किया कि जिब्रान को भेज दें, मेरी तबीयत बहुत खराब है। वो आ गए, लेकिन उनकी थोड़ी देर बाद रानो भी आ गई। मैंने कहा, आओ बैठो। बोली, मैं बैठने नहीं आई, सिर्फ एक बात पूछने आई हूं तुम दोनों से कि क्या यही तुम्हारा एतबार और तुम्हारी मोहब्बत कि तुमने मेरे जाते ही आपस में प्यार की पींगे बढ़ा ली। फिर वो जिब्रान से मुखातिब हुई, और वो तुम्हारी झूठी कस्में, शायद मैं ही नादान थी कि तुम्हारे फरेब को ना समझी और तुम्हारा इंतजार करती रही। कितने घटिया इंसान थे तुम कि तुमने मुझे खिलौना समझा, और जब पता चला कि मेरे दिल में नक्स है तुमने मुझे भुला दिया। जिब्रान खामोशी से सुनता रहा। मेरी भी हिम्मत ना हुई कि कुछ कहूं। वो ये कहकर चली गई तो जिब्रान भी उसके पीछे चले गए। मैके में दिन गुजरा, रात भी गुजर गई, दूसरी रात भी आई और अपना खाली दामन झाड़कर चलती बनी। यहां तक कि यूं ही जिब्रान के इंतजार में हफ्ता गुजर गया। उन दिनों की अजियत बेकरां थी। मैं जीती थी और न मरती थी। हर आहट पर गुमान होता था कि जिब्रान आए हैं, मगर वो नहीं आए। इस जानलेवा इंतजार से दिल घबरा गया। सारा वजूद ही एक जलते हुए शोले से राख का ढेर महसूस होने लगा। तंग आकर मैं अम्मी के घर से चली आई कि शायद वो अपने घर मुझे माफ कर दें। उन्होंने अपने घर भी आना छोड़ दिया। एक दिन उन्होंने बाहर से अपनी वालदा को फोन किया। मैंने उनसे ले लिया, कहा, जिब्रान लौट आओ, माफ कर दो मुझे। मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में और तुमको पाने के लिए किया। तुमने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। तुमने हमको ही नहीं खुद को भी धोखा दिया है। तुमने कितने बहुत से झूठ बोलकर मुझे रानो से जुदा कर दिया। मेरे दिल में उसके लिए बदगुमानी पैदा की, मगर सच जानो मैं उससे फिर भी नफरत नहीं कर सका। आज भी मेरे दिल में उसके लिए वही मोहब्बत और चाहत है जो पहले दिन से थी। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को ठुकराया नहीं, इज्जत दी। तो रानो की सहेली जानकर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, मगर मैंने मोहब्बत रानो से ही की है। लेकिन अब पता चल गया है कि तुम उसकी दोस्त नहीं दुश्मन हो, तो मैं तुम्हारे साथ बाकी जिंदगी झूठ के सहारे नहीं गुजार सकता। मैं ये जबरदस्ती का बंधन जबरदस्ती नहीं निभा सकता। मैं कल ही रानो से निकाह कर रहा हूं। मैंने उसकी गलतफहमी दूर कर दी है और वो मेरे साथ है। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, इसका फैसला तुम खुद ही कर लो। जब तक तुम चाहो मेरे घर रहो, मगर मैं तुम्हारे होते हुए अपने घर नहीं आऊंगा। जब तुम मैके चली जाओगी तभी आऊंगा। तलाक चाहोगी तो तलाक दे दूंगा। जैसा तुम चाहो खुद फैसला कर लेना। मेरी आंखों से आंसू जारी थे, मगर मैंने अपने दिल को हल्का फुल्का महसूस किया और मैं उसी शाम अपने मैके आ गई। मुझे दुख तो बेहद था, मगर इस बोझ से निजात मिल गई जो मेरे दिल पर था। अब अपने माँ बाप के घर रहती हूँ। ससुर हर माह खर्चा भिजवा देते हैं। जिब्रान नहीं आते तो मैं सोचती हूँ वो नाराज सही, कुछ भी सही, उनसे एक नाता तो है। लेकिन मैं यहाँ सभी लड़कियों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि कभी अपनी दोस्त के साथ इस तरह का धोखा मत करना, वरना जब हकीकत खुलती है तो दुनिया बाकी नहीं रहती। ना इंसान जीता है ना मरता है।
तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।